चैप्टर 11 अनटाइटल्ड चैप्टर। शाम के टाइम राग एकांशी को लेने आ गया था। वही राघव ने उसे नम आंखों से भेजा। रास्ते में राग ड्राइव कर रहा था, वही एकांशी बाहर की तरफ देख रही। आज उसे पहली बार अपने घर अपनापन मिला था, जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें रहे रहे के नम हो रही थी। राग की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसे देख, अंशी क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? बहुत शांत दुख रही हो। मिसेज कंचन में कुछ कहा किया? तुम्हें हद तो नहीं किया? राग की आवाज़ से एकांशी होश में आती है। वो राग को देखती है जो जवाब के लिए उसे ही देख रहा था। वो धीरे से, कुछ नहीं हुआ, मासी ने भी कुछ नहीं किया। फिर क्या सोच रही हो? हम तो बस आज बहुत खुश हैं। राग उसे देख, वो किस लिए? क्योंकि आज पहली बार हमें वहाँ अपनापन महसूस किया, जिसकी उम्मीद हमने सपने भी छोड़ दी थी। राग गाड़ी साइड में रोक उसकी नम आंखें पूछकर, सुबह कुछ कहा थे मैंने आपसे? मुझे आपकी आंखों में आंसू नहीं चाहिए। और रही अपनेपन की बात, इस पर हमेशा से तुम्हारा हक था। थोड़ी देर में राग ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। एकांशी राग को देख रही थी। राग उसे देख, कुछ लगा है मेरे चेहरे पर? एकांशी ना में सिर हिला देती है। फिर कुछ कहना है? एकांशी हाँ में सिर हिला देती है। फिर क्या सोच रही हो, बोलो। थैंक यू। राग आश्चर्य से उसकी तरफ देखता है, फिर उसे देख, थैंक यू किस लिए? आप सच में हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता बन के आए हो। जब से आप हमारी जिंदगी में आए हो, हमें वो सब कुछ मिला है जिसके हम बचपन से तरसे हैं। अपनों का प्यार, हमारी केयर, हमारे रोने से सबको फर्क पड़ना। वरना इससे पहले तो कभी किसी को यही भी परवाह नहीं थी हम मर रहे हैं या जी रहे हैं। थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए। एकांशी मुंह से मरने की बात सुन राग थोड़ी सख्त आवाज में दोबारा बोल रहा हूँ, अंशी अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो और आज जो हो रहा है उसमें खुश रहो और सबको खुशियाँ दो। समझ आया? एकांशी हाँ में सिर हिला देती है। राग उसका माथा चूम के, चलो आज तुम्हारी फेवरेट जगह चलते हैं। बताओ कहाँ है फेवरेट जगह? लेकिन हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। राग उसे देखो कि तो पहले हम मीठे से शुरू करते हैं। वो गाड़ी से नीचे उतरता है, फिर एकांशी को नीचे उतारकर सामने आइसक्रीम पार्लर में ले आता है। वही दिनों अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। राग उसके बाद उसे काफ़ी जगहों पर ले जाता है। एकांशी भी बहुत खुश थी। राग उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख खुद ही मुस्कुरा देता है। एकांशी एक्साइटमेंट में राग को गले लगा कि थैंक यू सो मच। आज के दिन हम हमारी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। एक बार राग चौंक जाता, लेकिन फिर खुद को संभाल के मुस्कुरा कर उसके बालों पर हाथ फेर के, खुश आप? एकांशी उसे देख बहुत ज्यादा। राग उसे देख और घूमना है कि चले घर? घर से एकांशी को याद आता है, उन्हें घर पर होना चाहिए। उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। राग उसे देख, अब क्या हुआ? वो हमने घर पर किसी को नहीं बताया। बस इतनी सी बात पर तुम्हारी मुस्कुराहट खत्म हो गई। डोंट वरी, घर में सबको पता है, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। या भी हमें आने में लेट होगा। एकांशी अब चैन की सांस लेती है। राग उसे देख, अब चले? वो हाँ में हिला देती है। राग उसे देख, एकांशी कल से कॉलेज जाओगी या पहले हम कहीं घूमने चले? घूमने किधर? अभी तो घूमे हम, और कॉलेज कैसे? राग उसे देख, मैंने तुम्हारा एडमिशन करा दिया है और दादू ने हमारे लिए हनीमून प्लान किया है। अब तुम देख लो, अभी क्या करना है? आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहो। एकांशी अपनी नजरें नीची करके, हम पहले हमारे रिश्ते को और अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करेंगे। राग उसे देख मुस्कुरा कर, मैं दादू से कल ही बोल दूंगा। अब चले घर, काफी लेट हो गया है। देर रात दोनों घर आते हैं, घर में सब सो गए थे। वही राग और एकांशी भी चेंज करके सो जाते हैं। सुबह सुबह एकांशी की आंखें आज राग से पहले खुल गई थी। उसने राग को देखा जो उसके पेट पर हाथ रख आराम से सो रहा था। एकांशी उसे एक नज़र देखती है और फिर धीरे से अपने पेट से राग का हाथ हटाकर अपने कपड़े लेके बाथरूम में चला जाती है। वह रेडी होके बाहर आती है तो राग अभी भी सो रहा था। उसने एक नज़र राग को देखा, फिर वहां से नीचे आ गई। नीचे आने पर उसने हॉल में नज़र घुमाई तो वहां कोई नज़र नहीं आया। उसने पहले मंदिर में जाके पूजा को, उसके बाद वहां से रसोई में आ गई। वहां जाके सबके लिए खाना बनाने लगी। इधर राग की आंखें खुली, एकांशी को रूम में ना देख जल्दी से ये कहा गई इतनी सुबह सुबह। उसने जल्दी से स्लीपर पहने और नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। वहां जाके देख पूरे हॉल में अगरबत्ती की खुशबू से सारा घर महक रहा था। राग ने इधर उधर नजर घुमाए, एकांशी कहीं नहीं दिखी। तभी किचन में खटपट की आवाज से उसका ध्यान उधर चला गया। वो जल्दी से किचन की तरफ आया जहां एकांशी नीले कलर की साड़ी पहने सबका नाश्ता बनाने में बिजी थी।
उसके लंबे बाल उसके कमर तक लहरा रहे थे। राग उसे एक नज़र देख, आप इतनी सुबह सुबह। राग की आवाज़ से वो उसकी तरफ देखती है। हम नाश्ता बना रहे थे, आपको हॉस्पिटल जाना होगा ना। राग उसे देख गंभीर आवाज में, अंशी आप बेकार परेशान मत हुआ करो। एकांशी उसकी तरफ देख, अपनों के लिए कुछ करने की कैसी परेशानी, और फिर आपको और बाकी सबको काम पर जाना होता है, ऐसे घर से भूखी पेट थोड़ी जाओगे। पर इन सबके लिए कुक है ना। एकांशी उसे देख, कुक तो है पर कुक के हाथ में वो स्वाद नहीं होता है, ना ही वो अपनापन होता है। राग एकांशी जा जवाब सुन चुप हो जाता है। जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मॉम की हेल्प ली लेती। एकांशी उसकी तरफ देख, आपको हमारे हाथ खाना पसंद नहीं आया। ऐसा किसने कहा, फिर आप जब ये क्यों बहस कर रहे हो। एकांशी का जवाब सुन राग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एकांशी आज अपनेपन से उससे बहस कर रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माँ हमारे होते खाना बनाएगी तो हम क्या करेंगे। अब आप जाके रेडी हो जाओ और हमें खाना बनाने दो। राग मुस्कुरा कर हमें सिर हिला देता है, फिर वहां से अपने रूम में चला जाता है। इधर अनु, जो काफी देर से उनकी बातें सुन रही थी, वो खुश थी एकांशी अब नॉर्मल हो रही है। वो वहां से अपने रूम में चली गई और एकांशी अपने काम में मगन हो गई। चैप्टर 12 अनटाइटल्ड चैप्टर। एकांशी ने थोड़ी देर में सबके पसंद का खाना बना दिया था। वही सब लोग डाइनिंग टेबल बैठे एकांशी के खाने की तारीफ कर रहे थे। राग अपने डैड को देख, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनुराग जी उसे देखते हैं, फिर खाना का निवाला तोड़ते हुए, मम बोलो। डैड मैंने एकांशी का एडमिशन करा दिया है, उसकी अभी 12 हुई है तो कॉलेज होना भी जरूरी है। अनुराग जी और बाकी सब राग को देखते हैं। वही एकांशी डर रही थी कहीं घर में कोई मना नहीं कर दे। ओम जी राग को देख, हमें आपका फैसला बहुत पसंद आया बच्चा। फिर एकांशी की तरफ देख, बताए बेटा आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। एकांशी झिझक रही थी तो अनु जी उसका हाथ पकड़ राग के बगल वाली चेयर पर बिठाते हुए, बताओ बेटा क्या करना है आपको, और हम सब आपके अपने हैं, ऐसे झिझक परिवार वालों के सामने नहीं करते। एकांशी एक नज़र सबको देख, फिर अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। राग सबको देख, एकांशी मेरी ही तरह एक डॉक्टर बनना चाहती है दादू। सब लोग हैरान होकर एकांशी को देख रहे थे। बेटा आपने फैसला सोच समझ के लिया है ना। एकांशी सबको देख धीरे से, ये फैसला सपना हमने बचपन से देखा है दादू। माँ, एक हाथ सर्जरी से शायद हमारी माँ बच जाती, लेकिन हमारी माँ को प्रॉपर नहीं देखा गया, इसलिए हमसे हमारी माँ छीन गई। अगर आज हमारी माँ हमारे पास होती तो शायद हम कभी हमारे अपनों से दूर नहीं होते, हमारे डैड के करीब भी होते, लेकिन माँ के जाने के बाद हम अनाथ हो गए। हम ये करना चाहते हैं ताकि फिर कोई बच्चा अपनी माँ या अपने परिवार से दूर ना हो। एकांशी को आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सच ही था, उसकी माँ के जाने बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसके ऊपर बाप का साया था, लेकिन फिर उसने तकलीफ झेली थी। कहते बेटी माँ से ज्यादा बाप की लाडली होती है, ये सच भी है, लेकिन जब तक माँ है तब तक अगर माँ दूसरी हो तो कोई किसी का नहीं होता। माँ चाहे अपने बच्चे को मार ले, लेकिन किस दूसरे को उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठाने देती। अनु जी एकांशी को गले चुप कराते हुए, ऐसा नहीं बोलते बच्चे, किसने कहा तुम अनाथ हो। आगे से ऐसा बोलेगी तो ये माँ तुमसे नाराज हो जाएगी। एकांशी अनु जी लिपटे हुए, नहीं माँ आप नाराज नहीं होना, हम अपनी दूसरी माँ नहीं खोना चाहते थे। आप बड़ा करो, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। हम कोई गलती करेंगे तो हमें डांट लगा देना, चाहे तो एक थप्पड़ भी मार देना, लेकिन हमें कभी खुद से अलग नहीं करना। मैं और इस परिवार का कोई सदस्य तुम्हें दूर नहीं करेगा, और तुम जो करना चाहती हो वो करो, हम सब तुम्हारे साथ है। और फिर राग है न, वो तुम्हारे साथ तुम्हारी ढाल बन के खड़ा होगा। फिर राग को देख, सही बोल रही हूँ मैं। राग एकांशी के हाथ पकड़, माँ बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन तुम्हें इससे पहले वादा करना होगा तुम कभी नहीं रोयोगी। एकांशी सुबकते हुए, हम वादा करते हैं। अनुराग जी उसे देख, चलो अब डिसाइड हुआ, हमारी बेटी भी अब हमारे राग की तरह डॉक्टर बनेगी, लेकिन इस खडूस की तरह नहीं बनना बेटा। उनकी बात सुन के सब हंस जाते हैं। वही राग अपने डैड को घूरने लगता है। अनुराग उसे देख, ऐसे मत घूरना, अब तो मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी, तुमसे ट्रीटमेंट नहीं करूंगे हम। डैड, राग चिढ़ते हुए कहता है। राग को चिढ़ते देख एकांशी को हंसी आ जाती है। उसे हंसता देख सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। राग मन में, तुम हमेशा ऐसे हंसती रहो, ये वादा राग का को तुम्हारे चेहरे से ये हंसी कभी नहीं जाएगी। वो अपनी माँ को कुछ इशारा करता है।
अनु जी उसका इशारा समझकर अपनी प्लेट से एक निवाला तोड़ के एकांशी की तरफ बढ़ा देती है। एकांशी उनकी तरफ हैरानी से देखती है। तो अनु जी देख, माँ के हाथ से खाओ। एकांशी नम आंखों से उनके हाथ से खा लेती हैं। उसके बाद एक एक कर सारे परिवार वाले उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। राग एकांशी की तरफ टुकड़ा बढ़ा के उसकी नम आंखें अपने दूसरे हाथ से पूछकर रोते हुए खाना जहर बन जाता है। चलो अब खाओ। थोड़ी देर बाद एकांशी मासूमियत से, बस हमारा पेट भर गया। कृष्ण उसे देख, अरे कहाँ भर, इत्तू से तो खाया है तुमने। भैया सच में हम पेट भर गया। तभी दरवाजे से पिंकी और राघव को आवाज आती है, ऐसे कैसे भर गया, हमारे हिस्से का कौन का खाएगा। राघव और पिंकी को आवाज सुन सब खुश हो जाते हैं। वही एकांशी पिंकी गले लग, भाभी माँ आप क्यों, आपको हमरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं भाभी माँ, हमें बहुत अच्छा लगा। पिंकी उसका हाथ पकड़, अच्छा तो चलो पहले हमारे हाथ से और खाओ। उसके बाद राघव और पिंकी जबरदस्ती उसे खिलाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग सोफे पर बैठे थे। एकांशी का मुंह फूला हुआ था। उसे ऐसे देख राघव की आंखें नम हो गई। वो बिल्कुल बचपन की तरह लग रही थी। जब उसकी माँ जिंदी थी तब वो ऐसे ही नाराज होकर मुंह फूला ले लेती थी। माँ के जाने के बाद उसका बचपन बिल्कुल खो गया था, लेकिन आज फिर से उसके फेस पर वही मुस्कुराहट थी, वही मासूमियत और वही बचपना। राघव को देख उसके कंधे पर हाथ रखता है, क्या हुआ जीजू। राघव के हाथ रखने से एकदम होश में आता है, फिर जल्दी से राग की गले लगा के, थैंक यू राग। जीजू थैंक यू किस लिए, तुम्हें नहीं पता राग, मेरी गुड़िया माँ के जाने के बाद बिल्कुल बदल गई थी। बचपना, मासूमियत, शरारत सब छोड़ दिया था उसने, लेकिन आज उसके चेहरे पर वही सालों पहले वाला बचपन देखा है मैंने। जीजू आपसे वादा किया है ना, तो देखते जाए आपको बहन, आपको हमेशा ऐसी मिलेगी। इधर एकांशी मुंह फूला के बैठी थी। उसका पेट इतना भर गया था अब उससे सांस भी नहीं आ रही थी, इसलिए उसने मुंह फूला रखा था। अनु जी उसे देख, अच्छा बेटा अब नाराज मत हो, आगे से हम इतना नहीं खिलाएंगे। एकांशी उन्हें देख, नहीं आगे से मैं खुद खा लूंगी। उसकी बात पर वहाँ सब हंस पड़ते हैं। राग उसके पास आके, थोड़ी देर टहल लो, बेटर फील करोगी। राग की बात सुन के एकांशी टहलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बेटर फील कर रही थी। थोड़ी देर बाद सब हॉल में बैठे थे। राग, एकांशी कब से कॉलेज ज्वाइन कर रही है, अनुराग जी बोलते हैं। राग उन्हें देख, डैड मैं चाहता हूँ एकांशी को लेके कहीं घुमा लाओ। एक बार कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ तो ये कहीं नहीं जा पाएंगी, लाइफ भी काफ़ी बिजी हो जाएगी, उससे पहले ये घूम लेंगी तो फ्रेश फील करेगी। ओम जी उसे देख, ठीक कह रहे हो राग, कहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं टिकट करता हूँ। चैप्टर 13 अनटाइटल्ड चैप्टर। दादू हम इंडिया में ही जाना चाहते, बाकी दो और जीजू से आप पूछ लीजिए। ओम जी पिंकी और राघव की तरफ देख, आप बताइए बेटा। दादू मैं पेरिस। दादू मुस्कुराकर, ठीक है, और आप राघव। दादू जहां उनकी पसंद है, ठीक है, तो हम आप लोगों की पेरिस की और राग एकांशी की गोवा की टिकट कर देते हैं। कल आप लोग निकल जाना, अब आप लोग घूमने जा रहे हो तो जाए भाई, शॉपिंग भी करो। उसके बाद वहां से आपने स्टडी रूम में चले गए। राग भी अपने हॉस्पिटल कॉल करने चला गया। उसने पहले ही अपने बेस्ट फ्रेंड को बुला लिया था जो उसकी ही तरह बेस्ट डॉक्टर था, ताकि हॉस्पिटल में किसी तरह की दिक्कत ना हो। उसके बाद अपनी आज की हॉस्पिटल से केसेस पूछे। सिस्टर कोई खास केस नहीं है, आप मिस यादव से कहिए हमारे आज के केस हैंडल कर लेंगी, कल को हमारी जगह हमारा दोस्त आ जाएगा, सारे अपॉइंटमेंट वो हैंडल कर लेगा, हम कुछ दिन की लीव पर है। ठीक है सर। इधर अनु जी एकांशी को देख, जाओ बेटा अच्छे से कपड़े खरीद के लाओ, और हाँ साड़ी और सूट नहीं खरीदना। डोंट वरी माँ, मैं जा रही हूँ ना, मेरी नंद रानी के साथ अच्छे से शॉपिंग कराऊंगी। राग वहाँ आते हुए दिया, आप टेंशन मत लो, आप जाओ जीजू के साथ, आपकी नंद को आपका भाई अच्छे से शॉपिंग कर देगा। पिंकी उसे देख शरारत से, ये भी ठीक है। उसके बाद चारों अपनी अलग अलग गाड़ी से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। राग में एकांशी के लिए शॉपिंग की थी, क्योंकि वो तो कुछ के ही नहीं रही थी, कुछ शॉर्ट ड्रेस, कुछ जीन्स और टॉप और कुछ वन पीस। एकांशी घबराते हुए, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। राग है देख, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है। राग आप समझिए ना, एकांशी एक बार प्रॉब्लम होगी, और इनकी आदत डालो, आप भले शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनना लेकिन जीन्स तो कैरी कर सकती हो आप, साड़ी पहन के आप कॉलेज नहीं जा पाएगी, समझ रहे हो। एकांशी हमें सिर हिला देती हैं, लेकिन घर वाले, डोंट वरी, घर में कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और वहां से घर की तरफ निकल गए। काफी देर घूमने की वजह से उन्हें थकान ही गई थी, इसलिए दोनों जल्दी ही सो गए थे। अगली सुबह एकांशी की आंखें खुली। आज राग उससे पहले उठ गया था।
एकांशी के देखा वहां सोफे पर ड्रेस रखी जिसके ऊपर एक पेपर फड़फड़ा रहा था। एकांशी उसे देख, ये ड्रेस पहन लीजिए, आज आप यही पहन के गोवा चलेंगी। दादू ने बताया दोपहर तक हमें निकलना है, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाए। मुझे हॉस्पिटल में थोड़ा सा काम है इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। एकांशी मुस्कुराकर वहां से बाथरूम की तरफ आ जाती है। करीब आधा घंटा बाद वो बाहर आई। पिंक कलर के गाउन में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने हाथों में चूड़ा अभी भी पहना हुआ था, गले मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। वो बहुत प्यारी लग रही थी। एकांशी वहां से नीचे आ गई। अनु जी उसे देखा और उसके पास आके उसके कानों के पास काजल की टिका लगा कि किसी की नज़र माँ लगे हमारी बच्ची को। माँ अपनी माँ की नज़र कभी किसी को नहीं लगती। अनु जी मुस्कुरा कर, अच्छा ठीक है चलो पहले नाश्ता करो। अनु जी एकांशी को नाश्ता कराती है। तब राग भी आ गया था। वो एकांशी को देख, रेडी हो, आधा घंटे बाद फ्लाइट है हमारी, हमें 10 मिनट बाद निकलना होगा। एकांशी उसे देख, लेकिन पैकिंग। राग उसे देख ऊपर जाते हुए, उसकी चिंता मत करो, भाभी और माँ ने सब कर दिया। लेकिन माँ आप क्यों परेशान हुए और बड़ी दीदी को क्यों परेशान किया? हम खुद कर लेते। कोई परेशान नहीं हुआ, बस अब तुम एंजॉय करना और पिछली सारी बातें भूलकर अपने इस रिश्ते को नया मुकाम देना, ताकि कोई भी तुम्हारे इस खूबसूरत रिश्ते की नींव न हिला पाए। ठीक है। एकांशी उनके पैर छूकर, जी माँ। थोड़ी देर में राग नीचे एक अनु जी के पैर छूके, आते हैं माँ। अनु जी उसके सिर कर हाथ रख, यही टाइम है तुम्हारे पास, उसे समझने की कोशिश करना, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाएगी। डोंट वरी माँ, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी देर में दोनों फ्लाइट में थे। एकांशी फ्लाइट में राग के कंधे पर सर रख कर बैठी थी। राग उसे देख, क्या हुआ? एकांशी उसे देखना में अपनी गर्दन हिला देती है। राग उसे देख, मुझे नहीं बताओगी? थैंक यू राग, हमारी लाइफ में आने के लिए, जिन खुशियां को हमने कभी सपने में नहीं सोचा वो देने के लिए। राग उसे साइड हक करके, तुम ये डिजर्व करती हो, और हाँ ये सब भूल जाओ अंशी, और अपनी जिंदगी खुशी से बिताओ, क्योंकि तुम्हें खुश देख घर में सब खुश होंगे। तुम समझ रही हो ना? एकांशी राग की तरफ देख, आगे बढ़ के उसका माथा चूम लेती है। राग उसे देख, अंशी, अंशी उसकी आंखों में देख, एक चीज मांगे आपसे। राग, राग उसकी आंखों में देख, क्या? एकांशी उसकी आंखों में देख, आपकी पत्नी होने का हक। राग उसकी तरफ देख, एकांशी अभी आप उम्र में छोटी है, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। राग, हम इतने भी छोटे नहीं हैं, गांव के लोग तो हमसे छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। एकांशी राग को देख, एकांशी उसे देख, क्या आप हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रहना चाहते? ये कैसी बात कर रही हो अंशी? ऑफ कोर्स मुझे मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना है। एकांशी उसकी तरफ देख, तो बना लीजिए हमें अपना। अंशी आपकी पढ़ाई, आप साथ हो तो हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। राग उसे देख, ओके होटल चल के बात करेंगे। एकांशी उसके कंधे पर सिर रख लेती है। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर, मन ही मन, हमें हमारी किस्मत पर बिल्कुल भरोसा नहीं राग, कभी वापस आके हमें आपसे अलग कर से उनकी चालबाजी ना आप समझ पाओगे ना हम, और हम आपको बिल्कुल खोने को तैयार नहीं है। हम इतने भी छोटे नहीं है पति पत्नी के रिश्ते को न समझ पाएं। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। राग उसे देख, पता नहीं क्या डर है तुम्हारी आंखों में, लेकिन अगर तुम्हारा डर को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हें खुद का बनाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तुम्हें अपना तुम्हारा कोर्स पूरा होने के बाद बनाता, लेकिन तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। फिर उसका माथा चूम के, ये वादा है मेरा, तुम्हारे दोबारा गम की वादियों में नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में अब हमेशा सिर्फ खुशियां होंगी, और इनको छीनने वाले को मुझे टकराना होगा। वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। चैप्टर 14 अनटाइटल्ड चैप्टर। थोड़ी देर बाद फ्लाइट लैंड करने वाली थी। राग की आंखें खुली तो उसने अपनी कंधे पर सर रखे सोई एकांशी को देखा। उसके बाद धीरे से उसके बालों को सहलाकर, अंशी उठो हम पहुंचने वाले हैं। एकांशी अपनी आधी खुली आंखों से राग को देखती है, फिर उसके हाथ की बाजू पकड़ के हम राग के साथ एकांशी काफी हद तक खुल गई थी। वो उसके साथ बेझिझक रह लेती थी। राग खुश था एकांशी के इस कदम से। उसने उसका माथा चूम लिया, फिर उसे हल्के से प्यार से, होटल जाके सो जाना, अभी उठो और मुंह धो के आओ। एकांशी ने राग को देखा और हमें सिर हिला के रेस्ट रूम में चली गई। राग भी जेंट्स रेस्ट रूम के गया और वहां से वापस आके अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में एकांशी भी आ गई। राग उसे देख, फील बेटर। एकांशी उसे देख हमें सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद दोनों होटल के रूम में थे। राग ने पहले घर फोन करके अपने सही सलामत आने की बात बताई और फिर रिसेप्शन पर फोन करके खाना ऑर्डर कर दिया।
थोड़ी देर बाद एकांशी बाहर, इस वक्त वो लोअर और टी शर्ट में थी। राग ने उसे चेंज करने के लिए कपड़े निकाल के दिए थे। राग ने एकांशी को देखा जो बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। एकांशी उसे ऐसे देख, क्या हुआ, हम अच्छे नहीं लग रहे, हम चेंज करके आए। राग उसका हाथ पकड़, ऐसा नहीं है, बहुत प्यारी लग रही हो, और चुपचाप बैठो इधर, मैंने खाना ऑर्डर किया है, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। वेटर खाना लेके आए तो उससे ऑर्डर ले लेना। एकांशी हाँ में सिर हका देती है। राग उसके गाल खींचकर, जायदा मत सोचो, बहुत प्यारी लग रही हो। सच्ची में। उसके जाने के बाद एकांशी के चेहरे पर खुद ही मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ी देर में राग बाहर आया, तब तक वेटर खाना दे गया था। दोनों ने मिलके खाना खाया। राग एकांशी को देख, अब बताओ आज घूमने जाना है या आज रेस्ट करोगी। एकांशी राग को देख, आज थकान हो रही है, कल से चले। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं ये झूठे बर्तन बाहर लेके जाता है, वेटर ले जाएगा, इसके बाद रेस्ट करेंगे। एकांशी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। राग बर्तन रख कर आता है, तब तक एकांशी गहरी नींद में सो रही थी। राग भी उसके बगल में आके उसको बाहों में भर के सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह एकांशी की आंखें खुली तो राग उसको बाहों में भर के आराम से सो रहा था। एकांशी ने धीरे से राग के ऊपर से अपना हाथ हटाया और रेडी होने चली गई। राग अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। एकांशी ने बैग खोला, उसमें कपड़े देखने लगी। सारे वेस्टर्न कपड़े ही थे। उसे समझ नहीं आया क्या पहने। हमेशा वो सूट ही पहनती थी। वो परेशानी में वही सोफे पर बैठ गई। तभी राग की नींद की खुली एकांशी को परेशान देख उसके पास आके, क्या हुआ, क्यों परेशान हो। एकांशी उसकी तरफ देख, ये सारे कपड़े वेस्टर्न हैं। राग उसके हाथ में जीन्स और टॉप पकड़ा कर, फिर क्या हुआ, तुम्हें कल बोला था ना, आज से हैबिट डाल लो, जाओ जाके रेडी हो जाओ, तब तक मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद रेडी होके नाश्ता करके कहीं घूमने चलेंगे। एकांशी हाँ में सिर हिला देती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर में एकांशी बाहर आती है। जीन्स और टॉप में उसका फिगर बहुत परफेक्ट लग रहा था। पतली सी कमर, उसकी टॉप थोड़ी क्रॉप होने की वजह से उसमें से झांक रही थी। एकांशी ने एक नज़र खुद को देखा और शर्मा कर टॉप को थोड़ा थोड़ा नीचे खींचने लगी। हालांकि वो खुद इंडिया के बाहर रही थी, वहाँ इससे भी छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियों को देखा था उसने, लेकिन आज उसने खुद पहली बार पहना था। राग जो अभी अभी एक्सरसाइज करके आया था, एकांशी को ऐसे ड्रेस से उलझता देख उसके फेस पर मुस्कुराहट आ गई। उसने टॉवल से अपने पसीने पूछे, उसके बाद एकांशी की तरफ बढ़ गया। एकांशी जिसके हाथ टॉप को खींचने में व्यस्त थे, उसके हाथ पकड़ के, क्या कर रही हो, ये तुम्हारे खींचने से बड़ी नहीं होगी। वो ये थोड़ा अजीब, कुछ अजीब नहीं है, कुछ पहनो फिर खुद ही आदत हो जाएगी। लेकिन कुछ नहीं अजीब, अब एक बार सीधी खड़ी हो। लेकिन राग उसे देख, लेकिन बहुत करने लगे हो आप। एकांशी चुपचाप खड़ी हो जाती है। राग उसके लंबे बालों को खोल देता है जो उसने जुड़े में बांधे हुए थे। राग उसे देख, अब ठीक है। उसके बाद उसकी मांग में सिंदूर लगा के परफेक्ट। एकांशी शर्मा के राग के सीने में छिप जाती है। राग हंसते हुए उसे बाहों में भरते हुए, तुम भी कमाल हो शर्मा कर, मेरी ही बाहों में छिप जाती हो। एकांशी उसे देख, जाए आप, नहा के आए, पसीने की बदबू आ रही है। एकांशी की बात सुन के राग हंसते हुए उसके माथे को चूम के, चलो दोनों एक साथ सावर लेते हैं, वैसे भी तुम। एकांशी उसे आंखें फाड़े देख, आप कितने बेशर्म हो गए हो। राग उसे देख, अभी तो मैंने कोई बेशर्मी की ही नहीं, जब करूंगा तब क्या कहोगी तुम। एकांशी उसे देख, आप जाए न नहाने, वरना हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे। एकांशी उसे झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है। राग मुस्कुराते हुए, बस करो यार, तुम्हारे बस का ये झूठा गुस्सा भी नहीं है। एकांशी उसे बेचारगी से देखते हुए, राग प्लीज जाए न नहा के आए, हमें भूख लगी है। राग उसे देखो के, मैं यूं गया और यूं आया, तब तक आप नाश्ता ऑर्डर करो। एकांशी कॉल करके रिसेप्शन पर खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर बाद नाश्ता आ गया था, वही राग भी रेडी था। एकांशी राग के आने का वेट कर रही थी। राग एकांशी को रूम में ना देख एक नज़र नाश्ते कर डालता है, उसके बाद एकांशी को देखता जो बालकनी में खड़ी बाहर के नज़ारे को देख रही थी। राग ने ड्रेसिंग के सामने अपने बाल बनाए और फिर एकांशी को बुलाने बालकनी में आ गया। यहाँ क्या कर रही हो आप, चलिए अंदर, नाश्ता ठंडा हो रहा है। एकांशी राग को देख, बस आपके आने का वेट कर रहे थे हम, अब चलो उसके बाद बाहर घूमने चलेंगे। एकांशी राग के साथ अंदर आई। खाना खाने के बाद दोनों बाहर निकल गए। चैप्टर 15 प्यार भरे एहसास। राग और एकांशी अच्छे से गोवा घूमे। एकांशी को समझ नहीं आ रहा था वो अपने रिश्ते की शुरुआत कैसे करे, क्योंकि उसे एक हिचक थी।
इधर राग के दिमाग में भी यही सब था। बेशक एकांशी ने उसे आगे बढ़ने को बोला था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे शुरुआत करे। दोपहर में दोनों थकान की वजह से सो रहे थे। थोड़ी देर बाद एकांशी की आंखें खुली रह को सोता पाकर उसने पहले बाथरूम में जाके खुद का हुलिया ठीक किया। उसके बाद धीरे से दरवाजा खोल के रूम से बाहर निकल गई। वहां जाके रिसेप्शनिस्ट से, मैम आप हमारा एक काम करेगी? रिसेप्शनिस्ट उसे देख, यस मैम बोलिए। एक्चुअली आज रात हमें हमारा रूम डेकोरेट कराना। फिर झिझकते हुए, क्या करवा सकते हो आप? वो लड़की उसे देख, जी बिल्कुल मैम, आप बस ये बताए सरप्राइज देना है किसी को? जी वो हमारे हस्बैंड को। ओके मैम, हो जाएगा। ओके, आप हमारा नंबर ले लीजिए। थोड़ी देर बाद बात करके एकांशी रूम में आ गई। राग जो अभी अभी उठा था उसे देख, कहाँ गई थी आप? कहीं नहीं, बस आप सो रहे थे तो आपको उठाना सही नहीं लगा और रूम में बोर हो रहे थे। राग उसे देख, ऐसे अकेले बाहर जाना सेफ नहीं। नहीं अंशी, आप मुझे उठा लेती। जी आगे से ध्यान रखेंगे। हम। फिर वो राग की तरफ देख। राग उसके आवाज लगाने से उसकी तरफ देखता है। जी उसे ही देख रही थी। बोलो, वो आज हम होटल से बाहर खाना खाने चले। ओके, मैं रेडी हो जाता हूँ। जी। उसके बाद वो पिंकी के पास फोन करती है कि जब वो मैसेज करे कुछ देर के लिए राग को बिजी रखे। पिंकी उसे ओके का मैसेज करके फोन साइड रख राघव की बाहों में लेट जाती है। राघव उसे अपनी बाहों में समेट के, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। पिंकी उसे देख, खुशी की बात है, एकांशी आज अपनी जिंदगी की शुरुआत का पहला कदम उठाने जा रही है और मुझे पूरा यकीन है एक बार मेरा भाई और मेरी प्यारी सी नंद एक हो गए, दुनिया को कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कभी फ्यूचर में मेरी सौतेली बहन आए और मेरी बहन की खुशियों पर अपना कब्जा करे। पिंकी उसका हाथ पकड़ चूमते हुए, डोंट वरी, राग अपने और एकांशी के बीच किसी को नहीं आने देगा। आई होप सो। राघव पिंकी की तरफ देखते हुए शरारती नजरों से, मेरी बहन तो तुम्हारे भाई के लिए इतना कुछ कर रही है, ट्रक भी उसके भाई पर ध्यान दो यार। हम भी हनीमून पर आए हैं, नई नई शादी हुई है हमारी भी। पिंकी राघव की आंखों में शरारत देख, अच्छा और क्या ध्यान दूं मैं आपके ऊपर? जैसे तुम्हारे होठ बोल रहे हैं अब प्यास लगी है। राघव की बात सुन के पिंकी शर्माते हुए, कुछ बोलते हो आप, बेशर्म कहीं के। राघव उसे अपनी बाहों में भर के, अच्छा मैं बेशर्म हूँ, लेकिन हमारे बीच ऐसी कोई दीवार भी कहाँ बची है। पिंकी शर्मा के राघव के सीने में अपना सर छिपा लेती है। राघव उसे देख उसके माथे को चूम लेता है। पिंकी की आंखें उसके एहसास से बंद हो गई। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे पूरी तरह अपने आगोश में ले लेता है। पिंकी भी शर्माकर राघव को खुद को सौंप दिया। इधर राग को लेके एकांशी होटल से बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। करीब 1 घंटे राग को बिजी रखने के बाद वो होटल की तरफ चल पड़े। एकांशी ने राग की नज़र से बच के पिंकी को मैसेज कर दिया। वही पिंकी जो राघव की बाहों में सिमटी हुई थी। मैसेज की रिंगटोन से फोन लिया और राग को कॉल लग दिया। राग पिंकी का फोन आते देख, हेलो दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। एकांशी राग को फोन पर बसी देख उसे रेस्टरूम जाने का इशारा करती है। राग उसे हाँ में सिर हिला जाने की बोल देता है। एकांशी रूम में आके पहले सारे रूम को देखती है, जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। तभी वहाँ का एक स्टाफ मेंबर उसके पास आके, मैम कैसा लगा सब? बहुत अच्छा है, इसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। इट्स ओके मैम, आप अपने मोमेंट एंजॉय करिए। थैंक यू। एकांशी अपने कपड़े लेके चेंज करने चली जाती है। ब्लैक की सारी स्लीवलेस ब्लाउज, गले में मंगलसूत्र, मांग में राग के नाम का सिंदूर, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने एक बार खुद को शीशे में निहारा, फिर फोन लेके रूम को लाइट ऑफ करके बालकनी में आके पिंकी के पास मैसेज कर दिया। पिंकी को जैसे ही एकांशी का मैसेज मिला उसने जल्दी से फोन काट दिया। राग ने फोन कटने के बाद एकांशी को देखा, जो वहां पर नहीं थी। उसने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। इधर बालकनी में खड़ी एकांशी की धड़कनें उसके काबू में नहीं थी। उसने ये सब तैयारियां तो कर दी थी, लेकिन अब उसे घबराहट हो रही थी। राग ने जैसे ही रूम का गेट ओपन किया, उसका एहसास एकांशी हो गया, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगी। वही रूम में अंधेरा देखकर राग ने पहले लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जली, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने चारों तरफ देखा, कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। उसकी नज़र चारों तरफ एकांशी को खोज रही थी। उसकी खुद की धड़कनें उसके काबू में नहीं थी। तभी उसे बालकनी में किसी के होने के एहसास हुआ।
एकांशी जो खुद को संभालने की कोशिश में लगी थी, राग उसके पास जाके उसके बाजू में खड़ा हो गया। एकांशी के चेहरे की घबराहट, डर वो बहुत आसानी से देख सकता था। उसने एकांशी के कंधे पर हाथ रखा और उसे देख धीरे से, इतनी घबराहट, इतना डर, उसके बावजूद ये सब करने की क्या जरूरत थी? एकांशी उसकी आंखों में देख, ये सब आपके करीब हो के अपने आप खत्म हो जाएगा। अंशी, राग आप हम सच में नहीं, वो बस ऐसे। एकांशी अभी आपकी उम्र में छोटी है, अगर अब इन सब के लिए मेंटली और फिजिकली रेडी नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं। एकांशी उसकी आंखों में देख, हमारी उम्र कितनी भी हो लेकिन अब आपकी पत्नी है। राग उसे देख, उसे बाहों में उठा के बेड पर लेके आता है, उसे वहां बिठाकर। अंशी आप मेरी पत्नी है और हमेशा रहोगी, इसमें कोई शक नहीं है। न ही मैं इन सब से पीछे हट रहा हूँ, आपका मेरे ऊपर पूरा हक है, आपके हक देने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तब जब आपके चेहरे पर घबराहट की नहीं होगी, उसकी जगह शर्म होगी मेरे करीब आने की। आपकी आंखों में डर नहीं होगा बल्कि मदहोशी होगी, जिसमें मैं चाहकर भी उनमें डूबने से बच ना पाऊं। बच्चा, ये एहसास बहुत खास होते पति पत्नी के लिए, और मैं चाहता हूँ इन एहसासों को हम प्रेम से जिए, वो हमारे प्यार के पल हो, आपके डर के नहीं। फिर उसका माथा चूम, आप समझ रही हो ना? एकांशी उसकी आंखों में देख, आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं हम। अगर कल दी वापस आई और उन्होंने हमसे आपको छीनने की कोशिश की तो हम मर जाएंगे। राग, आपको मुझसे कोई अलग नहीं करेगा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं। फिर उसके कांप रहे होठों पर अपने होठ रख, करीब 15 मिनट उन्हें किस करने के बाद, अगर कभी मुझे लगा ऐसा होगा तो तुम्हें अपना बनाने में 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर तुमने कोशिश की उस दिन तुम मेरी बाहों के घेरे में होंगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। एकांशी उसकी आंखों में देख, सच्ची मुच्ची। फिर उसे अपनी बाहों में लेके, चलो सो जाओ। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के आगोश में सो जाते हैं। चैप्टर 17 अनटाइटल्ड चैप्टर। एकांशी की आंखें खुद ही खुद नम हो गई। वो ऊपर आसमान में देख, मम्मा आप क्यों हमें अकेला छोड़कर गए? आपके जाने के बाद हमारे सारे रिश्ते हमसे दूर हो गए। डैड भाई सब हमसे अलग हो गए, बहुत याद किया हमने आपको। हमें पता है आप जहाँ भी हो हमें देख रहे हो, आपको पता है यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। सब हमें बहुत प्यार करते हैं, जिस प्यार के लिए हम तरसे हैं वो प्यार हमें यहाँ मिला है। राग और माँ तो हमें बिल्कुल बच्चों को जैसे ट्रीट करते हैं, और आपको पता है भाभी माँ, उनकी वजह से हमें एहसास होता है जैसे हमें वर्षों बाद हमारा मायका मिला है। माँ प्लीज एक बार वापस आ जाओ ना, हमें आपकी गोद में सिर रख के लेटना है। एकांशी वही गद्दे पर लेट अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखों के कोरों से आंसू निकल रहे थे। आज उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो अभी लेटी ही थी कि उसके मोबाइल रिंग हुआ। एकांशी ने आंखें खोली और फोन की तरफ नजर घुमाई। भाई के नाम से शो हो रही कॉलर आईडी देख उसने पहले खुद के आंसू पूछे रूम के आके थोड़ा सा पानी पिया। खुद को नॉर्मल करके जैसे फोन उठाना चाहे फोन कट गया था। एक बार फिर उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस लेके बाहर बालकनी में गद्दे पर आके बैठ गई। वो कुछ करती उससे पहले एक बार फिर से उसका फोन बज पड़ा। उसने फोन उठाया, उधर से, कहाँ है गुड़िया, फोन क्यों नहीं उठा रही बच्चा, और तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? तेरे और राग के बीच सब सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? राघव को चुप न होते देख एकांशी जल्दी से, भाई सब ठीक है, राग को हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी इसलिए हम वापस आ गए। एकांशी आगे कुछ बोलती उससे पहले राघव की आवाज उसके कानों में टकराई। अगर सब ठीक है तो तेरी आवाज को क्या हुआ? तू रो रही थी। भाई सही में हमारे और राग के बीच सब सही है, फिर तू रो क्यों रही है? भाई बस ऐसे ही, माँ की याद आ रही है। बुढ़िया, भाई आज माँ हमारे साथ होती तो हम सबकी जिंदगी अलग होती ना। डैड और आप हमेशा हमारे साथ होते, हमें आप सबसे दूर नहीं जाना पड़ता। मम्मा हमें आप लोगों से दूर करती ही नहीं। भाई हमें सच में आज माँ की बहुत याद रही है। राघव की आंखें एकांशी की बातें सुनकर नाम हो गई। सही ही था, आज उनकी माँ होती तो उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल होती, वो भी एक हंसते खेलते परिवार की तरह अपनी जिंदगी जीते। तभी पिंकी राघव के हाथों से फोन लेके, बुढ़िया मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, हम कल ही वापस आ रहे हैं। पिंकी को आवाज सुन एकांशी हड़बड़ाते हुए, नहीं भाभी माँ, हम ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया, भाभी माँ हम सच में ठीक है, आप भाई के साथ एंजॉय करो, जब वापस आओ तब हमारे पास रहना।
तुम सच में ठीक हो ना? जी भाभी माँ। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, रात काफी हो गई है। जी। वही फोन करते ही एकांशी ने गहरी सांस ली और वही गद्दे पर सो गई। अगली सुबह वो अभी भी गुदमुद हुए बालकनी में सोई हुई थी। करीब 7 बजे राग घर आया। उसने रूम में देखा, एकांशी को रूम में न देख उसकी माथे के भौहें जुड़ गई। उसने नीचे भी एकांशी को देखा था, लेकिन वहां भी नहीं थी। तब रानी ने बताया वो अभी नीचे नहीं आई। उसने बालकनी में अपने कदम बढ़ा दिए। वहां एकांशी को ऐसे सोते देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने जैसे ही एकांशी को जगाना चाहा, उसके तपते बदन को देख उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। उसने उसे गोद में उठाया और रूम में लाके बेड पर लिटा दिया। बाहर आके रानी को आवाज लगाई और ठंडा पानी मांगा लिया। रानी ने राग को आके ठंडा पानी दिया तो राग उसे देख, घर में किसी को नहीं बताना, इसकी तबीयत खराब है। रानी एक नज़र सोती हुई एकांशी को देख, जी भैया। रानी के जाने के बाद राग ने गेट बंद किया और अपने रुमाल निकाल एकांशी की माथे पर ठंडी पट्टी करने लगा। वो खुद भी बहुत थका हुआ था। कल शाम से ही उसने बैक टू बैक 3 सर्जरी की थी, जिसमें थकान होना लाजमी था। माथे पर ठंडी पट्टी रखने के बाद उसने अपने अलमीरा से अपनी कीट निकली जिसे और निर्मल प्रॉब्लम की वजह से घर पर ही रखता था, उससे में से एक इंजेक्शन निकाल एकांशी को लगा दिया। फिर उसे एक नज़र देख खुद अपने लोअर टी शर्ट लेके बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया। एकांशी का बुखार काफी हद तक ठीक हो गया था। राग ने उसे एक बार और चेक किया, फिर वही उसके बगल में लेट गया। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से उसे भी नींद आ गई। करीब 9 बजे अनु जी को जब एकांशी नहीं दिखी तो उन्होंने रानी से पूछा। रानी ने ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला, राग भैया हॉस्पिटल से आ गए हैं और भाभी अभी रूम में ही है। रानी के जाने के बाद अनु जी को लगा कहीं सच में दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उन्होंने ऊपर जाके देखना चाहा और ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई। वहां खिड़की से उनकी नज़र राग और एकांशी पर पड़ी, जहां राग ने एकांशी को संभाल के बाहों में समेट रखा था। उन्हें देख वो मुस्कुरा दी, लेकिन फिर परेशान हो के, आज एकांशी इतनी देर तक सो रही है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने दरवाजा नॉक करना चाहा, लेकिन फिर उनकी नींद खराब ना ही ये सोच के नीचे आ गई। तभी उसके फोन पर पिंकी का कॉल आया। हेलो, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। और एकांशी वो कैसी है? अनु जी को उसकी आवाज से चिंता नजर आई तो उसकी बात सुन। क्या हुआ पिंकी, सब ठीक है ना बेटा? अपनी माँ को परेशान होता देख पिंकी खुद शांत करके, माँ सब ठीक है, बस कल रात को एकांशी को अपनी माँ की याद आ रही थी, इसलिए राघव भी परेशान थे। मैंने सोचा एक बार पूछ लूँ वो ठीक है ना? बेटा अभी तो सो रही है, शायद राग लेट आया होगा और वो लेट सोई है, इसलिए अभी आंख नहीं खुली उसकी। ठीक है माँ, आप ध्यान रखना उसका। मम तू चिंता मत कर। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना, तू भी। राघव जी और तू ज्यादा चिंता मत करो, मैं और राग है ना एकांशी का पूरा ख्याल रखेंगे। जी माँ। चैप्टर 18 अनटाइटल्ड चैप्टर। पिंकी ने फोन काट दिया। राघव उसे देख, कैसी है गुड़िया? ठीक है, माँ ने बताया शायद रात को लेट सोई थी इसलिए अभी सो रही है। मम बाद में बात करेंगे। पिंकी हाँ में सिर हिला के अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चली जाती हैं। वही राघव भी बाहर बालकनी में खड़ा हो जाता है। इधर अनु जी गार्डन में बैठी थी, ना जाने किस सोच के गुम थी। रानी उनके पास आके, माँ जी लंच में क्या बनाऊं? रानी, एकांशी की पसंद का बना दे और राग के बूंदी का रायता बना देना। जी। इधर रूम में राग की नींद खुली, उसने एक नज़र सोती हुई एकांशी को देखा, उसके बाद उसके माथे और हाथ को चेक किया। फीवर नहीं था अभी, लेकिन बुखार की वजह से चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। राग उसे देख एक बार झुक के उसका माथा चूम लेता है, उसके बाद उसे अच्छे से चादर ओढ़ा के एसी का टेम्परेचर सेट करके वॉशरूम के चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर आके देखता एकांशी अभी भी आराम से सो रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा और नीचे आ गया। नीचे हॉल में किसी को न देख वो किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में रानी को देख वो फ्रिज से पानी निकाल पीते हुए, रानी एक हार्ड कॉफी बना दो। जी भैया। मोम कहाँ है? भैया वो बाहर गार्डन में बैठी है। ठीक है, मेरी कॉफी वही ले आना। जी। राग वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर जाके देख अनु जी किसी गहरी सोच में गुम थी। वो उनके पास बैठ गया। क्या हुआ मॉम? राग की आवाज सुन अनु जी हड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं, तुम कब आए? बस अभी आया मॉम। आप कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं, तुम बताओ कोई बात है क्या? एकांशी अभी तक नहीं उठी। और तुम भी, और तुम लोग 15 दिनों के लिए गए थे ना?
फिर इतना जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। और मेरी इमरजेंसी सर्जरी थी, इसलिए हॉस्पिटल के अर्जेंट कॉल की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और मैं सुबह ही वापस आया। थकान की वजह से आंख नहीं खुली। और आपकी बेटी शायद सारी रात बलिक थी, इसलिए ठंड की वजह से उसे फीवर हो गया है। मैंने सुबह उसका चेकअप किया, इसलिए अब सो रही है वो। आप चिंता मत कीजिए। अनु जी चिंता करते हुए, एकांशी को फीवर है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मॉम, आप सुबह सुबह परेशान होती, बस इसलिए नहीं बताया। अब ठीक है वो, मैं देखती हूँ एक बार उसे। पिंकी का भी फोन आया था, उसने बताया रात को वो रो रही थी, उसे उसकी माँ की याद आ रही थी। राग उन्हें देख, माँ आप मिल लेना, पहले मेरे साथ बैठ के कॉफ़ी पियो। और वैसे भी अभी वो सो रही है, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। अनु जी कुछ नहीं कहती, दोनों माँ बेटे पहले कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद राग के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। अंदर आके देखा एकांशी बेड पर नहीं थी। उन्होंने बाथरूम की तरफ देखा तो अंदाजा हो गया वो वहीं पर है। अनु जी राग को देख, राग तुम एकांशी को लेके नीचे आ जाओ, सुबह का ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया, अब लंच कर लो। जी माँ। अनु जी नीचे चली जाती है। राग उन्हें एक नज़र देख अंदर से दरवाजा बंद करके बालकनी में आ जाता है। वहां जाके वो हॉस्पिटल कॉल करके पहले पेशेंट की सिचुएशन पूछता है, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करने का बोल फोन कट कर देता है। इधर एकांशी नहा के आई, रेड कलर का प्लाजो सूट पहन रखा था उसने। राग उसके पास आके पीछे से उसे बाहों में भर लेता है। राग के ऐसे अचानक करीब आने से एकांशी घबरा जाती है। राग उसे अपनी तरफ पलटता है, उसके बाद उसके चेहरे को अपने हाथ में भर के, क्या हुआ है अंशी, मेरी करीबी से इतनी घबराहट? नहीं वो आप अचानक, हमें लगा आप अभी भी हॉस्पिटल में होंगे। हम पर क्या करूं, मैं कुछ घंटे के लिए दूर, क्या हुआ? मेरी जान अपनी तबीयत खराब करे बैठी थी। नहीं वो पता नहीं कैसे। राग उसका चेहरा अपने हाथ में लेके, क्या बात है अंशी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो आप शेयर करो यार, ऐसे क्यों खुद को परेशान कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस हमें माँ की याद आ रही थी। और वो क्यों? पता नहीं जान, अगर कभी भी ऐसा लगे तो आप मुझे कॉल करेगी या मैं घर हूँ तो मुझे बताएंगी। नहीं तो माँ और दी है आपके पास, ऐसे अपनी तबीयत खराब नहीं करोगी। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम गुड गर्ल, चलो पहले लंच करो, उसके बाद मेडिसिन लेके आराम करना, क्योंकि 2 दिन बाद आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। एकांशी हमें सिर हिला के राग के साथ नीचे आ जाती है। अनु जी नज़र दोनों पर पड़ती है, वो रानी को प्लेट लगाने का बोलती है। दोनों जब डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो अनु जी एकांशी को देख, तबीयत ठीक है? हम अब ठीक है माँ। अनु जी उसे देख, ठीक है, खाना खा के आराम करो, और कोई दिक्कत हो एक बार राग के साथ हॉस्पिटल जाके के चेकअप करा लो। नहीं माँ, हम ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बता देंगे। हम ठीक है। तीनों ने मिलके खाना खाया। उसके बाद अनु जी किसी के काम से पड़ोसन के घर चली गई, वही रानी अपने काम से लग गई। राग और एकांशी दोनों अपने कमरे में आ गए। राग रूम में आके एकांशी के हाथ में मेडिसिन देके, खा के आराम कर लो, मैं थोड़ी देर स्टडी रूम में हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। एकांशी मेडिसिन देख मुंह बना के, राग हम ठीक है, ये मेडिसिन जरूरी नहीं है ना? राग एकांशी को आंखें दिखाकर, चुपचाप मेडिसिन लो, नहीं तो इस बार घर की जगह हॉस्पिटल में एडमिट करूंगा। और डॉक्टर राग हॉस्पिटल में कितना स्ट्रिक्ट है, आई होप तुम नहीं देखना चाहोगी। एकांशी मुंह बना के चुपचाप मेडिसिन लेती है, तो राग उसका माथा चूम के स्टडी रूम के चला जाता है। वही एकांशी राग को जाते देख अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाती है। पता नहीं किन ख्यालों में गुम उसकी आंखों से खुद ही आंसू निकल रहे थे। राग जो किसी काम से रूम में आया, एकांशी को ऐसे देख वही उसके बगल में लेट गया और अपनी उंगलियां उसके बालों में घूमने लगा, जिससे एकांशी शांत हो गई। वही राग की आंख भी एक बार लग गई। चैप्टर 20 एंटाइटल्ड चैप्टर। एकांशी आज गुस्से में थी। आपकी माँ ने हमसे हमारे माँ पापा को छीन लिया, उसके बाद आपने हमें हमारे घर से दूर करा दिया, आपकी माँ ने हमें हमारे भाई से अलग कर दिया, लेकिन अब हम आपको हमारी जिंदगी से कुछ भी अलग नहीं करने देंगे। वो लड़की उसकी तरफ देख, बहुत बोलना आ गया है, क्या बात है, जवाब भी देने लगी हो? फिर उसके गले में मंगलसूत्र और सिंदूर पर नजर डाल, वैसे किसे फंसा लिया अपने हुस्न के जाल में? कोई इज्जतदार परिवार तो तुम्हें अपनी बहू बनाने से रहा, फिर कहीं किसी में खरीदा तो नहीं? उसकी बात पूरी होगी उससे पहले ही उसे एक थप्पड़ पड़ा। एक बार तो वो लड़की चौंक गई, लेकिन जब नजर उठा के सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुल गई।
सामने राग को देख वो शॉक में थी। वही राग उस लड़की को अपनी लाल हुई आंखों से घूर रहा था। क्या बोल रही थी तुम? वो लड़की जैसे ही होश में आती है अचानक राग के गले लग के। राग, राग आपने मुझे पहचाना नहीं? दहक दखिए मुझे, मेरी और आपकी शादी होने वाली थी और आपने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा ना, मैं शादी के टाइम चली गई थी। माफ कर दीजिए, मेरी मजबूरी थी। चलिए हम अभी शादी कर लेते हैं। राग को उसकी छुअन से ही गुस्सा आ रहा था, उसके हाथों की मुठ्ठियां बंद हो गई थी। वही एकांशी राग के दूर जाने से डर गई थी। राग एक नज़र एकांशी को देखता है जिसकी आंखों में उसे खोने का डर साफ झलक रहा था। राग उस लड़की को खुद से अलग करके, दूर हटो, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। कौन सी शादी? किसकी शादी? मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरी पत्नी। वो एकांशी का हाथ पकड़ उस लड़की के सामने लाते हुए, मिसेज एकांशी राग यदुवंशी। ये उस लड़की के लिए किसी से सदमे से कम नहीं था। इतने अमीर लड़के से उसकी बहन की शादी हुई थी जिसे वो जिंदगी भर परेशान करने के कोई न कोई बहाने ढूंढती थी। उसकी किस्मत को देख आज उसे जलन हो रही थी। उसकी जगह कैसे एकांशी आ गई? बल्कि वो तो इस शहर में भी नहीं थी। पता नहीं उसे क्या सूझा, उसके एकांशी को कस के उसकी बाजुओं से पकड़ लिया। उसकी पकड़ खुद से छुटाने की कोशिश कर रही थी। राग ने जबरदस्ती उसे छुड़ाया और उसके गाल पर एक और तमाचा मारते हुए दिमाग का स्ट्रूल ढीले हो गए। दूर रहना उससे। लेकिन वो एकदम पागल हो गई थी। वो एकांशी को देख, बचपन से लेके आज तक का बदला तूने इस तरह लिया मुझसे, मेरे प्यार मुझसे दूर करके। राग को मैंने पसंद किया था। हमारी शादी की बात मैंने डैड से की थी और तूने उसे मुझसे छीन लिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे तेरा क्या भुगतना होगा। मैं तुझे राग से दूर कर दूंगी। तू कितनी भी खुश हो ले, लेकिन तू हमेशा राग के लिए एक ऑप्शन रहेगी जिसे मेरी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी का दर्जा मिला। राग उस लड़की को जोर से चिल्ला के, बस बहुत बोल ली तुम। और सुनो, मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। कैसा रिश्ता? मेरी जान, मेरी पत्नी सिर्फ ये है और इससे 6 फीट दूर रहना, वरना तुमने जिस वजह से अपने माँ बाप की नाक कटाई है ना, उसी करियर को खत्म करने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? राग उसे घूरते हुए, मैं कर सकता हूँ, एंड आई मीन इट। उसने एकांशी का हाथ थामा और रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। पीछे वो लड़की चीखती रही लेकिन राग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी चीख एकांशी भी सुन रही थी, लेकिन राग की पकड़ उसके हाथ पर तेज थी। राग ने उसे गाड़ी में बिठाया और वहां से निकल गया। इधर रेस्टोरेंट में वो लड़की चिल्ला के, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे उसका हो सकता है? वो मेरा प्यार है। कैसे मॉम ने उस मनहूस की जिंदगी में खुशियां आने दी? कैसे उन्होंने मेरे प्यार को उसके हाथ में सौंप दिया? उन्हीं किसी को रोका क्यों नहीं? मुझे मेरा राग वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। आपको जवाब देना होगा मॉम। उसका चिल्लाना सुन रेस्टोरेंट में सब उसे ही देख रहे थे। उसने खुद को संभाला और बाहर की तरफ बढ़ गई। बाहर आके उसने अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ बढ़ा दी क्योंकि उसे अपनी माँ से जवाब मांगना था। वही दूसरी तरफ एकांशी आंखों में आंसू लिए शीशे के बाहर देख रही थी। राग लगातार सामने देखकर ड्राइविंग कर रहा था। उसने एकांशी से कोई बात नहीं की थी। उसे पता था एकांशी रो रही है, लेकिन अभी वो खुद गुस्से में था। ऐसे में कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता था जिससे वो एकांशी को हट कर दे, इसलिए उसने चुप्पी साधना जी ठीक समझा। वही दूसरी तरफ वो लड़की गाड़ी से उतरी और घर के अंदर दंदानते हुए आ गई। उसने वही हॉल में खड़े अपनी माँ को आवाज लगानी शुरू की, मोम, मोम कहाँ हो आप? बाहर आइए जल्दी। उसकी आवाज सुन सब लोग बाहर आ गए थे। पिंकी और राघव जो अभी अभी वापस आए थे, वो भी बाहर हॉल में आ गए। उसे देख कंचन जी हैरानी से, सुनैना तू यहाँ? वो जैसे ही उसे गले लगाने को हुई, वो लड़की सुनैना वहीं से हाथ दिखा रोकते हुए, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कंचन जी उसे देख, क्या हुआ बेटा? आपने मेरे राग के साथ उस मनहूस की शादी कैसे कराई? बोलते हुए वो चीख पड़ी, आपको पता था ना मैं राग से प्यार करती हूँ, उसके बाद भी आपने उसे मेरी जगह दे दी। उसकी बात सुन के जहाँ बाकी सबको गुस्सा आ गया, वही कंचन जी उसे शांत करते हुए, बेटा शांत हो जा। तुझे पता है ना उस वक्त तेरे अचानक जाने से हमारी इज्जत का मजाक बन जाता, इसलिए तेरे डैड को यही रास्ता सही लगा। फिर हमारे पास एकांशी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सुनैना अपनी माँ को देख, ठीक है उस वक्त वो एक ऑप्शन थी ना, अब तो मैं आ गई। उसे बोलो राग को डाइवोर्स दे दे, क्योंकि रह सिर्फ मेरा है। उसकी बात सुन के सब चौंक गए। राघव के डैड बाहर आके, बहुत जल्दी याद आया तुम्हें, राग तुम्हारा है। जब उसे मंडप में छोड़कर गई तब याद नहीं था। और एक बात, राघव एकांशी का पति है,
इसलिए उसे उससे कोई दूर नहीं कर सकता है, इसलिए दूर रहना उससे और उसके परिवार से। डैड, मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ, लेकिन वो भी मेरी बेटी है, मेरी जान। और तुम माँ बेटी की वजह से मैं उसकी खुशियों को इस बार उससे दूर नहीं करूँगा। कंचन, उन्हें देख, ये क्या बोल रहे हो आप? सुनैना की खुशी, बस। वो गुस्से में उसकी तरफ देख। जब इसे इतनी ही चिंता थी उस वक्त सोचती, लेकिन अब तुम माँ बेटी ने कुछ किया तो राग और एकांशी के रिश्ते पर मैं कोई आंच आने नहीं दूंगा, लेकिन इस उम्र में तुम्हें जरूर छोड़ सकता हूँ। आगे तुम खुद समझदार हो। आज उनके तेवर देख कंचन जी एक बार को सहम गई। वो वहां से अपने रूम की तरफ चले।